सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित विषय में मैं आपके पूरे पाउंड सीरीज को यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व करा रहा हूं और इसमें कंप्लीट होने भी वाला है आपका। देखिए, इसमें पूरे बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया था और लघुत्तरीय प्रश्न 100 प्रश्न इससे पहले मैं करा चुका हूं। और ये जो क्लास है आपकी, ये प्रश्न संख्या 101 से होने वाली। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इससे पहले की क्लासेस देख सकते हैं। और आप कॉपी पेन लेकर के ही बैठिए, सभी प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए मेरे साथ साथ। और आप देखिए कि कहां पे आपसे गलती हो रही है। ठीक है, तो अपने गलतियों को सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आपसे गलती नहीं हो रही है तो आप अपने प्रैक्टिस को और तेज करिए कि यही प्रश्न आप और जल्दी सॉल्व कर पाए, क्योंकि परीक्षा में आपको समय कम मिलेगा। ठीक है, बहुत से लोग हैं जिनका जो है पेपर छूट जाता है, 1 ही घंटे का समय रहता है और अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो टाइम कभी कभी कम पड़ जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि 1 घंटा ही समय आपको मिलेगा। अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले प्रश्न हैं। यहाँ पे आपकी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है और इसी तरीके के प्रश्न फिर आपके परीक्षा में बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा। इस क्लास को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और इसी तरीके से इतने महत्वपूर्ण क्लास को सभी लोग अटेंड कर पाएं और सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएं। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्या 101 है। एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघला करके एक गोले के रूप में ढाला गया है, गोले की त्रिज्या बताइए। अब बता रहा है कि एक शंकु है। ठीक, शंकु आपका इस तरीके का होता है, ठीक, जोकर की टोपी, और इसे पिघला दिया गया। इसमें जितना मटेरियल था वो एक गोला बना दिया गया, फुटबॉल बना दिया गया। ठीक, तो अब बोल रहा है कि देखिए इस शंकु का माप सब कुछ आपको दिया गया है। शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, ये शंकु की हाइट आपको दे दिया 216 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या आपको दे दिया 16 सेंटीमीटर और गोले के रूप में ढाला गया। गोले की त्रिज्या आपको बतानी है, इस गोले की त्रिज्या r आपको बताना है। यहाँ पे आप समझ गए क्या क्या आपको दिया है और क्या आपको बताना है। अब एक बात समझिए कि जब इस शंकु को पिघलाया जाएगा तो इसमें जितना मटेरियल लगा है वो उस मटेरियल का जितना आयतन है उसका आयतन वही रहेगा। ठीक, आप समझिए कि इस तरीके से मान लेते हैं, इस तरीके का कोई शेप है, ऐसे उल्टा करके आपने उसमें पानी भरा था और इस तरीके का अब गेंद टाइप का कोई शेप है जिसमें आप पानी भर रहे हो, तो पानी तो उतना ही रहेगा, जहां जितना पानी इसमें आ रहा था उतना पानी इसमें भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए। अब बात को आप समझ पा रहे होंगे कि अब मान लेते हैं ये धातु का बना होगा, तो धातु को पिघलाया गया जैसा कि यहाँ पे बताया ही जा रहा है, तो पिघला करके अब गोले के रूप में अगर धातु को किया जा रहा है तो जितना धातु उसमें लगा था उतने ही धातु से ये गोला बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, जो आपको समझना है कि क्या चीज नहीं बदलेगी। देखिए शंकु का माप हमको पता है, शंकु को गोले के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, तो क्या एक चीज आपको पता होनी चाहिए जो नहीं बदलेगी। वो क्या नहीं बदलेगी? आयतन नहीं बदलेगा। तो यहां पे जो शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन ये बराबर होगा गोले के आयतन के। ठीक, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि शंकु का आयतन जितना होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। अब शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये होता है आपका शंकु का आयतन। ठीक,
और गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो ये दोनों आर अलग हैं, इसको R1 बोल देते हैं, इसको गोले वाले को R1 बोल देते हैं। ठीक, तो अब देखिए 1/3 पाई आर कितना है? यहाँ पे त्रिज्या जो है शंकु की वह 16 है, तो 16 का स्क्वायर 16 गुणे 16 और ऊंचाई 216 है, बराबर 4/3 पाई R1 क्यूब। अब R1 क्यूब बराबर अगर लिखना चाहें तो 3 को इधर भेज देंगे, तो 1/3 गुणे पाई गुणे 16 गुणे 16 गुणे 216 जो है अब गुणे 3 हो जाएगा और भागा 4 हो जाएगा और भाग में पाई भी आ जाएगा। ठीक, तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 16 को काटेंगे, 4 बार में 16 कट जाएगा और यहाँ देखिए 3 अंश में है, यहाँ हर में कट गया। अब R1 क्यूब बराबर हो जाएगा 4 गुणे 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 4 लिख सकते हैं और 216 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 216 आपका हो जाएगा, 216 होता है आपका 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 36 और 6 का क्यूब 216 होता है। तो यहां से R1 की जो वैल्यू मिल जाएगी वह क्यूब रूट ऑफ 4 का क्यूब गुणे 6 का क्यूब, तो ये बाहर आ जाएगा 4 का क्यूब, क्यूब रूट से बाहर आएगा 4 हो जाएगा और 6 का क्यूब बाहर निकालेंगे तो 6 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24, यानी कि जो R की वैल्यू आ गई, R1 की गोले की जो त्रिज्या आ गई वह 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको मिल गया ये 24 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से यहां आप निकाल सकते हैं कि जो गोले का त्रिज्या होगा वह कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 102 है, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 5 मीटर वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। अब एक मैदान की बात की जा रही है, तो मैदान की कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है और जो पानी गिरेगा उसी मैदान पे इस तरीके से टिक जाता है, आपको पता है। अब पूछ रहा है कि इस माप के मैदान पे अगर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पे कुल कितने लीटर पानी गिरा। ठीक, तो अब इस पानी को नापने के लिए लीटर में आपसे पूछ रहा है, तो अब समझिए बात को कि कैसे आप निकालेंगे। आप निकालेंगे, आप देखिए जो लीटर होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो कितना पानी गिरा, 5 सेंटीमीटर वर्षा होने का मतलब है क्या? आप समझिए कि अगर 5 सेंटीमीटर वर्षा होने का मतलब ये समझिए कि ये अगर आपकी जमीन है तो इस पे 5 सेंटीमीटर पानी अगर भर दिया जाए, इसी पे जमीन पे 5 सेंटीमीटर पानी अगर भर दिया जाए तो यही होता है 5 सेंटीमीटर वर्षा होने का मतलब। ठीक है, अब वर्षा कितने सेंटीमीटर हुई ये नापा कैसे जाता है? ये आपका एक पात्र होता है, एक बर्तन होता है और उसको बाहर रख दीजिए। सिंपली बहुत ही आसान तरीका है, आप कहीं देखोगे लगा होगा और जब बारिश हो रही होगी तो देखा जाता है कि बर्तन कितने सेंटीमीटर भरा। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका उतने सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो इसी तरीके से मैदान पे जब 5 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है तो अब मैदान का क्षेत्रफल हमको पता है कितना है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दी गई है तो क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं और हम सीधे सीधे क्या करें, हम सीधे सीधे इसका आयतन निकाल लेते हैं। जितनी वर्षा हुई है पानी का आयतन हमको निकालना है, तो पानी का आयतन या यहीं पे लिख सकते हैं मैदान पे कुल गिरे पानी का आयतन। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा? मैदान की लंबाई, देखिए हम लोग ये बिल्कुल घन का जैसे हम लोग आयतन निकालते हैं वैसे ही निकलेगा। लंबाई मैदान की लंबाई और फिर गुणे चौड़ाई और फिर गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इसी तरीके से
अब पानी गिरेगा तो लंबाई चौड़ाई पे फैलेगा और उसके बाद फिर ऊपर उठेगा। तो ये हो गया आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसके बाद देखिए लंबाई कितनी है, लंबाई है आपकी, अब देखिए यहाँ पे कि ये सेंटीमीटर में दिया गया है, लंबाई चौड़ाई मीटर में दिया गया है, तो इसको लंबाई चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में कर लीजिए। तो 30 मीटर कितना हो जाएगा, 3000 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर और गुणे 5। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 15 तिया 45 और ये 5 जीरो हो जाएगा, 3 यहाँ 2 यहाँ, गुणे 5। अब फिर से गुणा कर लीजिए तो 0 0 0 0 0 और कितना शून्य हो गया यहाँ पे, 5 शून्य हमको चाहिए। इसके बाद देखिए 5 25 25 के 5 हाथ से लगा दो, 5 चौक 20 2 22, तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद समझिए ये जो आपका आया सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब 1 लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में क्या संबंध होता है, देखिए 1 लीटर जो होता है वो आपका समझिए कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन होता है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को अगर खोखला बनाया जाए तो उसमें जितना पानी आएगा वो आपका होता है 1 लीटर। तो ये हो जाता है 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, इसी में आप 1000 से भाग दे दीजिए। 1000 से भाग देंगे तो 3 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 2 5 और 2 शून्य, यानी कि 2250 लीटर इतना पानी जो है इस मैदान पे गिरा, 22,500 लीटर। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 103 है, एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। अब घनाभ का आपको आयतन निकालना है, घनाभ की आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सिंपली। लेकिन यहाँ पे बोला है कि आपको आयतन जो है वो घन मीटर में ही निकालना है। तो घन मीटर में कब निकलेगा, जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आप मीटर में रखेंगे, तो तीनों का जब गुणा होगा आपस में तो घन मीटर हो ही जाएगा आयतन। तो इस तरीके से यहाँ पे लंबाई जो आपको दी गई है 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कितना लिख सकते हैं, 100 से भाग कर दीजिए तो 0.80 मीटर ये लिखा जा सकता है। और कामा चौड़ाई को कितना लिखा जा सकता है, सीधे 100 से भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.40 मीटर। और इसी तरीके से ऊंचाई जो आपकी है, ऊंचाई है वो कितना है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1.20 मीटर। ठीक है, ये 1 मीटर पहले से है और इसमें 100 से भाग करेंगे तो 0.2 होगा, जुड़ जाएगा तो 1.2 मीटर ये हो गया। अब इसके बाद देखिए घनाभ का आयतन निकाल लीजिए। घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई 0.8 गुणे चौड़ाई 0.4 गुणे ऊंचाई 1.2। अब देखिए 8 चौक 32, 2 स्थान पे दशमलव लगेगा तो 0.32 और 1.2। अब गुणा कर लीजिए तो सिंपली 12 का गुणा कर लीजिए, 12 दूनी 24, हासिल लगा 2 और 12 तिया 36, 36 और 2 38 और एक स्थान पे दशमलव यहाँ है, 2 स्थान पे यहाँ है, तो 3 स्थान पे दशमलव आपका लग जाएगा तो 0.384 घन मीटर ये आपका उत्तर हो जाएगा। 0.384 घन मीटर ये आ जाएगा इस घनाभ का आयतन। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 104 है, दो संख्याओं का अंतर 14 है। यदि बड़े संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है
तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब बोला कि दो संख्याएं हैं जिनका अंतर जो है 14 है। अब यहीं पे मान लेते हैं, माना संख्याएं कितनी हैं, x और y हैं। अब इसके बाद देखिए दोनों संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई, ये कितना दिया गया है 14, तो ये पहला समीकरण मान लेते हैं। पहली बात जो हमको बताई गई, दोनों संख्याओं का अंतर 14 है, तो हमने पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा के दिखा दिया क्या कि बराबर जो है x माइनस वाई बराबर कितना है 14 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 14 हो गया। इसके बाद देखिए बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है। अब बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है x, क्योंकि x में से y घट के 14 बच रहा है, तो बड़ी संख्या का आधा यानी कि x बटे 2, ये बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से, तो छोटी संख्या y है, इसका दोगुना कर दीजिए तो 2 गुणे y हो जाएगा, यानी कि 2y सीधे लिख दीजिए, और दोगुने से 2 कम है, तो इसी में 2 कम है, तो इसका बड़ी संख्या का आधा इसके दोगुने से 2 कम है, तो 2 घटा करके बराबर दिखा दीजिए। ठीक है, छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है, तो दोगुने में से 2 घटा दीजिए और बड़ी संख्या के आधे के बराबर दिखा दीजिए। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, यही दो बातें आपके प्रश्न में कही गई हैं, यही आपको समीकरण के रूप में बना लेना था। और अब इसके बाद आपको समीकरण सॉल्व करने आना चाहिए। इन दोनों समीकरण से समीकरण का मान x और y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए x बटे 2 है, 2 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4। ठीक, अब ये इसको 3 बोल दीजिए, समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 3 में क्या है कि एक तरफ x है और बाकी तरफ बाकी चीजें हैं, यानी कि x का मान हमको पता है कि 4y माइनस 4 है, ये हमको x का मान पता चल गया है। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि जहां पे x आ रहा है वहीं पे रख सकते हैं 4y माइनस 4 माइनस वाई बराबर 14। अब देखिए 4y माइनस 4 माइनस वाई, तो ये बच जाएगा 3y और माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, 14 में जुड़ेगा 18 हो जाएगा, y बराबर 18 बटे 6 18 बटे 3 हो जाएगा, जिसका मान जो आ जाएगा वह 6 के बराबर आ जाएगा, यानी कि y का मान आ जाएगा 6, यानी कि छोटी संख्या हमारी 6 हो गई। अब इसका मान y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो इसी में रख दीजिए पहले में ही, तो x माइनस 6 बराबर 14 और x बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 उधर जाएगा, 14 धन 6, x का मान 20, यानी कि बड़ी संख्या आपकी कितनी हो गई, बड़ी संख्या 20 हो गई, छोटी संख्या 6 हो गई। आपको दोनों संख्याओं का अंतर 14 मिल गया और बड़ी संख्या का आधा यानी कि 10 और दूसरी संख्या का दोगुना यानी कि 12, 12 में से 2 घटाए कितना आया 10। ठीक, तो इस तरीके से आपने 1 मिनट भी नहीं लगा, तुरंत आपने उत्तर भी चेक कर लिया। तो इस तरीके से ये आप सॉल्व कर लोगे बहुत आसानी से, और सॉल्व करने के बाद मन ही मन आप एक उल्टा कैलकुलेशन भी हमेशा दिमाग में चलते रहना चाहिए कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न संख्या 105, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब बहुत ही आसान बोल दिया कि दो संख्याओं का योग जो है 24 है, यानी कि अगर दो संख्याएं अलग अलग भी मानते हैं तो x धन y बराबर 24 और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी कि x बराबर मान लेते हैं 2y है, तो यहीं से ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, x का मान 2y मिल गया, तो 2y धन y यहाँ पे पहले समीकरण में रख दिया हमने, x का मान 2y बराबर कितना हो गया 24 के, और 3y बराबर 24 और y बराबर 24 बटे 3, यानी कि y का मान 8 आ गया। y का मान 8 यहाँ पे रख दीजिए, तो x धन 8
बराबर 24 और x बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक, तो एक संख्या 16 हो गई, दूसरी संख्या 8 हो गई। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही आसानी से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। बस जो बात कही गई है प्रश्न में, प्रश्न को ध्यान से सुनना है, उसको समीकरण के रूप में लिख देना है और समीकरण सॉल्व करना आपको आना चाहिए। कर लेंगे। ठीक है, तो दो ही चीजें हैं, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। उम्मीद है आपकी इतनी प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करा रहा हूं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 106 है, 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या एवं मूल संख्या का योगफल 121 है तथा संख्या में तथा अंकों में 3 का अंतर है, संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों वाली संख्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं 52। ठीक, इसमें 2 संख्याएं हैं। ठीक, 52 5 दहाई के स्थान पे है और 2 इकाई के स्थान पे है। ठीक, अब ये 52 कैसे बना होगा? अब ये 5 और 2 से तो बना है, ये हमको दिख रहा है, लेकिन 52 मान इसको कैसे मिला? इसको मान मिला 5 में 10 का गुणा हुआ और इकाई के स्थान पे 1 का गुणा हो जाता है, कोई नहीं, उसको ऐसे छोड़ दीजिए। तो 50 धन 2 होकर के ये 52 हुआ। यानी कि दहाई का स्थान पे जो भी संख्या आती है उसमें 10 से गुणा होता है। इसी तरीके से सैकड़े पर अगर आती तो 100 से गुणा होता है, इकाई पे 1 से गुणा होता है, तो उसको हमने लिखा नहीं है। अब देखिए इसी तरीके से अब यहां पे इस प्रश्न को समझिएगा बहुत ही। देखिए संख्या और अंक में अंतर समझिएगा। 5 और 2 जब अलग अलग हैं, 5,2 लिखा हो तो ये अलग अलग अंक हैं, लेकिन इस तरीके से जब 52 लिख दिया गया तो इसका एक मान हो गया, ये एक संख्या हो गई। तो अब समझिए, इतना बेसिक आपको आना चाहिए, तभी संख्या और अंक वाले जो प्रश्न दिए रहेंगे ये आप कर पाओगे। अब देखिए 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या एवं मूल संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर है, संख्या ज्ञात के लिए। तो यहां पे मान लेते हैं, माना अंक x और y है, ये हमने अंक माना। अब संख्या क्या होगी? संख्या देखिए, अगर x आपका दहाई का अंक है तो संख्या हो जाएगी 10 गुणे x धन इकाई का अंक y। अगर x आपका दहाई का अंक है तो 10 गुणे x धन y, ये आपकी संख्या हो जाएगी। और इसकी उल्टी संख्या जो क्रम बदल देने के बाद, क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या, तो यहां पे ऐसे लिख दीजिए, क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या। तो वो क्या होगी? देखिए जब क्रम पलट दिया जाएगा, जैसे पहले संख्या x और y के तौर पे लिखी रहती, अब y और x यानी कि दहाई के अंक पे आपका y आ गया, तो 10 गुणे y धन x, ये हो जाएगा क्रम पलटने के बाद संख्या। अब इसके बाद बोल रहा है कि दोनों जो संख्याएं हैं उनका योगफल 121 है, यानी कि पहले जो संख्या थी 10x प्लस वाई और बाद में जो हुई 10y प्लस x, इन दोनों का योग 121 है। और क्या बोला है कि अंकों में 3 का अंतर है, यानी कि x माइनस वाई बराबर आप 3 लिख सकते हैं। तो आगे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले जोड़िए तो हो जाएगा 11x धन 11y बराबर 121। यहाँ 11 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x धन y, दोनों जगह से 11 कॉमन ले लिया, बराबर 121 है। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 121 बटे 11, तो 11 बार में कट जाएगा, 11 से भाग जाएगा 121 में, 121 11 बार में कट जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर आपको मिल गया 11। और देखिए अंतर दिया गया है, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3 के। तो x माइनस वाई तथा अंकों में 3 का अंतर है, यानी कि जो अंक x और y हैं उनमें आपस में कितने का अंतर है? 3 का। तो वही हमने लिख दिया x माइनस वाई बराबर 3। ये दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए तो x धन x 2x हो जाएगा, y और माइनस वाई आपस में कट जाएंगे 0, और 11 और 3 14, 2x बराबर 14
ये आपको मिल गया, यानी कि x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 7। x का मान 7 मिल गया। इसके बाद देखिए x प्लस वाई बराबर 11 है, तो 7 धन y बराबर 11 और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 7 यानी कि 4। ठीक, तो एक संख्या x आपको मिल गया 7 और दूसरी संख्या मिल गई आपको, दूसरा अंक x एक अंक 7 मिल गया और y एक अंक 4 मिल गया। दोनों का अंतर 3 का है, दोनों का योग 11 है। ठीक, तो इस तरीके से अब संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या आपसे पूछा था, तो यहाँ x और y का मान रख दीजिए, तो हो जाएगा 10 गुणे 7 धन y 4, तो संख्या आपको मिल जाएगा 74, 74। जो हमारी संख्या हो जाएगी उसका मान यहाँ पे आ गया 74, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न जो है, आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा तो समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और इस प्रश्न के 2 उत्तर आ सकते हैं। अगर आपने इकाई का अंक x माना होता, जैसे यहाँ पे दहाई का अंक मैंने x माना है और इकाई का अंक y माना है, अगर यहीं पे आपने दहाई का अंक मान लेते हैं, x को इकाई का अंक मान लिया होता, तो उत्तर जो है पलट जाता, तो आपकी संख्या 47 आती। तो 47 या 74 कोई भी आपका अगर आ रहा है उत्तर, तो इन्हीं दोनों उत्तरों में से आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 47 भी आ सकता है और 74 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो प्रश्न में दिया है, रिवर्स करके सोचा करिए, रिवर्स करके सोचेंगे तो यहाँ पे 47 और 74 दोनों ही उत्तर आपको सही होंगे। कैसे, देखिए दोनों अंकों का जो अंतर है वह 3 है और दोनों का योगफल, जब अंक पलट दे रहे हैं तो अंक पलटने पे यही प्राप्त होगा। दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का योग करेंगे तो 121 आएगा। दोनों ही केस में आप देख रहे हैं, चाहे संख्या ये हो चाहे संख्या ये हो, अंतर 3 आएगा और योग 121 आएगा। तो इस तरीके से दोनों ही उत्तर आपके सही होंगे। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहाँ पे समझने को मिली होंगी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 107 है, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दी गई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है, 9 है, और दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं यहाँ पे, माना संख्या के अंक x और y है। ठीक, तो संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 9 है, तो x धन y बराबर 9 होगा। ये आपका पहला समीकरण। और संख्या क्या होगी, आपकी संख्या होगी यहाँ पे दहाई का अंक आप x मान लीजिए, तो 10 गुणे x धन y, ये आपकी संख्या हो जाएगी। अब बोल रहा है कि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर, तो अंकों के क्रम को उलट देने पर संख्या क्या हो जाएगी, संख्या आपकी हो जाएगी 10 गुणे y धन x। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पिछले ही प्रश्न में बताया था। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब इसके बाद समझिए, जब संख्या को उलट देंगे तो जो होगा, जैसे यहाँ पे x y इस तरीके से संख्या लिखी होगी और दहाई और इकाई के स्थान पे होगा, जब पलटेंगे तो y दहाई के स्थान पे आ जाएगा और x इकाई के स्थान पे। ठीक, समझ गए। अब इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि जब जो है क्रम को उलट दे रहे हैं तो प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, यानी कि 10y प्लस x, ये जो है इसमें से अगर पहले वाली संख्या घटा दिया जाए तो कितना मिलना चाहिए, कह रहा 27 अधिक है तो 27 मिल जाना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से अब आगे सॉल्व करिए, तो 10y प्लस x, अब माइनस 10x माइनस y बराबर 27 है।
यहाँ पे देखिए y घटेगा तो हो जाएगा 9y, और यहाँ पे 10x घट जाएगा तो -9x बराबर 27। 9 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस एक्स बराबर 27। 9 उधर भेज दीजिए तो y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 27/9, यानी कि y माइनस एक्स बराबर 3। ठीक, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। y माइनस एक्स बराबर आपको मिल रहा है 3। ठीक, या इसी को लिख सकते हैं -x धन y बराबर 3। ठीक, तो अब इसको पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ दीजिए। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर 9 है और -x प्लस वाई बराबर 3 के है। दोनों को जोड़ेंगे तो x माइनस एक्स कट जाएंगे और y जोड़ेगा 2y बराबर आ जाएगा 12 के, और y बराबर आ जाएगा 6। y का मान 6 कहीं भी रख दीजिए तो x का मान हमको कितना मिल जाएगा 3। ठीक, x का मान 3 मिल गया और y का मान 6 मिल गया। अब x के मान को देखिए, x आपकी क्या है, मूल संख्या आपसे पूछ रहा है, तो मूल संख्या हमारी क्या है, ये है। x का मान रखेंगे 3 तो 10 गुणे 3 धन y कितना है 6, तो 30 और 6 36। 36 मान आ गया हमारी मूल संख्या का, और पलटेंगे तो 63 आ जाएगा, और 63 में से 36 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 27। ठीक, तो इस तरीके से बिल्कुल सही यहाँ पे हमारा उत्तर आया है। ये आपका जो मूल संख्या हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 36। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 108 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 82/9, तो x क्यूब माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए x क्यूब माइनस 1/x³ का मान हमको निकालना है, और देखिए स्क्वायर वाले का मान दिया गया है और क्यूब वाले का मान निकालना है, वो भी नेगेटिव वाले का। अब इसको देखिए कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1/x का होल क्यूब, यानी कि ये आपका हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, जो कि होता है कितना, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यही वाला लगाएं तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/x, और एक ब्रैकेट में x² प्लस x इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/x बराबर x² प्लस x से x कट जाएगा प्लस 1 प्लस 1/x², ये हो जाएगा। और ये अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1/x और x² और 1/x² को इधर लिख दीजिए और प्लस 1। अब देखिए x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमको पता है 89/2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 89/2, और ये पूरा प्लस 1 हो जाएगा तो ये पूरा आपका अंक में हो जाएगा। अब ये बचा आपका इसका मान, और अगर हमको पता हो तो हम x क्यूब माइनस 1/x³ का मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अब इसको रख ही लीजिए x माइनस 1/x, और इसका मान हमको पता है 82/9 प्लस 1, और ये हो जाएगा x माइनस 1/x, हर समान करेंगे तो पूरे के बटे 9, और यहाँ पे 1 के बटे 9 आएगा तो इससे कितना 9 ऊपर गुणा होगा, तो 9 गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 91/9। ठीक, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 जोड़ेंगे 82 में तो 91/9 आ जाएगा। अब हमको पता होना चाहिए x माइनस 1/x का मान। ठीक, तो x माइनस 1/x का मान अगर हम निकालना चाहें तो कहां से निकाल सकते हैं, देखिए हमको मान दिया गया है x² प्लस 1/x² का मान हमको पता है, और हमको मान चाहिए x माइनस 1/x का। तो अगर हम लिखें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर अगर करें
तो ये किसका यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और 1/x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर और माइनस 2, a है x और b है 1/x। तो अब देखिए x से x कट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमको पता है 82/9 और माइनस 2, और इधर है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिए तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आ गया आपका 82/9, पूरे के बटे 9 कर लीजिए, तो 82 माइनस 9 दूनी 18, 18 घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। 18 घटेगा तो कितना आ जाएगा 64/9, और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को लिख सकते हैं, अब स्क्वायर उधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 3 को 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 8/3 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा x माइनस 1/x बराबर 8/3, यानी कि यहाँ पे जो हमको चाहिए था x माइनस 1/x, इसका मान आ गया 8/3, तो ये हो गया 8/3 गुणे 91/9। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो 8 का गुणा होगा तो हो जाएगा 8 और 8 9 72, तो 728 और 9 त्रिक 27, 728/27 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जिसका मान आपको निकालना था ये मान हमने यहाँ पे निकाल लिया। एक वैल्यू की हमको और जरूरत पड़ी जो हमने इधर निकाला है। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालने के लिए यहाँ पे हमने ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दिया, और इसमें एक वैल्यू जो हमको नहीं पता चल पाई थी x माइनस 1/x का, उसका मान हमने अलग से निकाल दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू आसानी से निकाल लोगे, 728/27 आ जाएगा। एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है, बस आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। वैसे भी हमने बहुत सारे मान इस तरीके से निकाले हैं, x प्लस 1/x का जैसे मान दिया रहता था और हमसे पूछ लेता था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो आप कुछ भी मान जो है निकाल लोगे, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या 109 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में x प्लस वाई से गुणा कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में गुणा करना है x प्लस वाई का। ठीक, तो अब देखिए गुणा करेंगे तो एक बार x का गुणा हो जाएगा पूरे में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। x का गुणा हो जाएगा पूरे तीनों में, पूरे तीनों पदों में, फिर y का गुणा हो जाएगा पूरे तीनों पदों में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, x से गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे x का गुणा x वाई में होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और x का गुणा वाई स्क्वायर में तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई का गुणा तो एक्स स्क्वायर वाई, और ये एक्स वाई का गुणा हो जाएगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए वाई स्क्वायर नहीं, वाई स्क्वायर में वाई का गुणा वाई क्यूब हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक्स क्यूब का और कोई पद नहीं है तो एक्स क्यूब लिख दीजिए। इसके बाद देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये आपस में दोनों घट के शून्य हो जाएंगे, और ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस में, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, और बचा क्या प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये आपका उत्तर हो जाएगा। दोनों का गुणा आपको पता है कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 110 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64 है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक,
तो ये उस तरीके से है जैसे आपका a प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 कॉमन लेकर के अगर लिखें तो ये होता है a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, ठीक। तो अब यहां पे देखिए यही फॉर्मूला अगर यहां पे अप्लाई किया जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड ए। अब यहां पे देखिए हमको किसका मान निकालना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, जेड ए नहीं एक्स, यहां पे फॉर्मूला वाला ही याद आ गया, तो जेड एक्स, ठीक। तो अब इसके बाद देखिए हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का मान है तो रख दीजिए 12, 12 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान है 64, तो 64 लिख दीजिए। इसके बाद 2 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है और 64 और 2 गुणे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब 64 इधर आएगा तो 144 माइनस 64 हो जाएगा और बराबर 2 गुणे फिर से वही, तो 2 जो गुणे में इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो x प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर हो जाएगा 144 माइनस 64 कितने के बराबर होगा, 64 घटेगा तो ये आ जाएगा 80/2, 80/2 बराबर हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और 2 से 80 को काटिए, 40 बार में कट गया और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जिसका मान आपको निकालना था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 40, ये आपका मान आ गया, इसी का मान निकालना था तो ये मान कितना आ गया 40, तो उत्तर आपका हो जाएगा 40। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 111 है, यदि ए बी बराबर 5 और a माइनस बी बराबर 4 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, पिछले प्रश्न में जो हमने यूज किया था वो a क्यूब माइनस बी क्यूब था, जो कि होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहां पे समझिए ए बी का मान हमको पता है, यहां पे जो ए बी आ रहा है, और a माइनस बी का मान हमको पता है, तो a प्लस बी का मान भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए a प्लस बी का मान अगर हमको निकालना है, ठीक, तो दो मान हमको पता है a माइनस बी और ए बी, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है, ठीक। अब समझिए यहीं पे अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा जाए तो ये कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहीं पे हम चाहें तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कर सकते हैं, ठीक। ये दोनों आपस में जीरो हो जाएगा और माइनस 2ab पहले से है, ठीक। अब देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जुगाड़ बिठा रहे हैं, इसको कह सकते हैं आप सिंपल भाषा में जुगाड़ बिठाना। क्यों, 2ab और माइनस 2ab आपस में जीरो हो गए और पहले जो लिखा था वही आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक।
अब ये +2ab हम लेकर के क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी के स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4ab। समझ गए बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये लिखा जा सकता है a माइनस बी के होल स्क्वायर को। तो a माइनस बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab की वैल्यू कितनी है 5। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पच्चे 20 और 20 इधर ले आइए तो हो जाएगा 36 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और ये a प्लस बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36 6 का अंडर रूट 6 का स्क्वायर यानी कि 6। तो a प्लस बी का जो मान हमको मिल गया वह 6 मिल गया। अब देखिए हमको a माइनस बी का मान 4 पता था और ए बी का मान 5 पता था, हमने a प्लस बी का मान निकाल लिया 6। अब a प्लस बी का जो मान हमने निकाल लिया तो हमको जिसका मान निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, उसका मान यहां से अब हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पहले ही मैंने आपको लिखवाया, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए प्लस बी का मान कितना है हमने निकाला 6, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान जो है वो हमको नहीं पता है, तो ये भी हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहीं से इसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 2, ab की वैल्यू है 5, 6 चौक 36 माइनस 10 कितना आ जाएगा 26। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 26 और माइनस ए बी का मान है 5, तो 6 गुणे ये हो जाएगा 21, 6 के नम 6, 6 दूनी 12, 126। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना आ गया 126। जो मान आपको निकालना था ये देखिए आपने यहाँ पे 4 ही लाइन में निकाल लिया, लेकिन इससे पहले आपको a प्लस बी का मान निकालना पड़ेगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा, जो कि दोनों ही बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से 126 आपका मान हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 112 है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेमी है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। घनाकार टुकड़ा है, ये घनाकार नहीं है, घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये घनाभाकार है, घनाभ के आकार का है। ठीक, अब देखिए घनाभ का अगर लकड़ी का टुकड़ा है तो उसका आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई आपकी कितनी है 8 है, चौड़ाई आपकी 6 है, ऊंचाई आपको निकालनी है और आयतन आपको दिया गया है 264। तो 264 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 6 गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई बराबर लिख सकते हैं, ये 8 और 6 दोनों ही गुणे में है तो दोनों ही इधर भाग में आ जाएगा। अब देखिए काटेंगे तो 6 चौक 24 और फिर 2 बच जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 24, फिर चौक 24। अब ये ऊंचाई बराबर कितना आ गया 44/8, 4 से काटिए तो 4 दूनी 8 और 4 ग्यारहम 44, 11/2 ये आ जाएगा आपका उत्तर, यानी कि 5.5 इसको लिख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर ये ऊंचाई होगी इस घनाभ की। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 113 है,
एक न्याय पंचायत में 2x-3 ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं। न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? यदि x = 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए, एक न्याय पंचायत है, ठीक। तो इस तरीके से मान लेते हैं एक क्षेत्र को बोल दिया जाता है न्याय पंचायत। ये आपका हो गया क्या? न्याय पंचायत, ठीक। कई लोगों को नहीं समझ होता है इस कॉन्सेप्ट का, तो इसलिए अब इसमें क्या होती है, इसमें जगह जगह जहां लोग रहते हैं इसको हम बोलते हैं ग्राम, गांव, ग्राम सभाएं, ठीक। तो ये हो गई आपकी ग्राम सभाएं, छोटी छोटी कई सारी ग्राम सभाएं हो सकती हैं एक न्याय पंचायत में। तो इस तरीके से ये आपकी ग्राम सभाएं हैं। और ग्राम सभाओं में जगह जगह नल लगे हैं, नलकूप लगे हुए हैं, ठीक। तो ये नलकूप मान लेते हैं बिंदी नलकूप दिखा रहा है, ठीक। तो अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कुल नलकूपों की संख्या। तो कुल नलकूपों की संख्या निकालने के लिए एक गांव में कितने नलकूप हैं और गुणे कितने गांव हैं। तो यहां पे लिखिए नलकूपों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ग्राम सभाओं की संख्या, ग्राम सभाएं, और गुणे एक ग्राम सभा में नलकूप, एक ग्राम सभा में नलकूप की संख्या, नलकूप। तो अब देखिए नलकूपों की संख्या कितनी हो जाएगी? ग्राम सभाएं कितनी है? तो 2x-3, और नलकूपों की संख्या कितनी है? x² + 5x + 6। अब गुणा कर लीजिए, लेकिन गुणा करने का यहाँ कोई मतलब है ही नहीं। x का मान आपको दिया गया है, x = 1, तो x = 1 जब दिया गया तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट। तो 2 गुणे x की जगह 1 धन 3, और x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और 5 गुणे 1 धन 6। तो 2 धन 3, 1 धन 5 धन 6, ये हो गया 5 गुणे ये 1 और 5 6 और 6 12, 12 × 5 = 60, यानी कि 60 नलकूप जो हैं वह कुल लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने समझ लिया इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 114 है। एक न्याय पंचायत में 3x-2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 3x + 6 मतदाता हैं, यदि x = 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। तो वही बिल्कुल ये वहां पे बस यहाँ पे मतदाता की जगह नलकूप लिख दिया था, ठीक। तो यहाँ भी वही यहाँ पे कुल मतदाताओं की संख्या क्या हो जाएगा? मतदाताओं की संख्या अगर निकालें तो ग्राम सभाएं गुणे एक ग्राम सभा में मतदाताओं की संख्या। तो कुल ग्राम सभाएं हैं 3x-2, और कुल मतदाता एक ग्राम सभा में x² + 3x + 6 है, ठीक। तो अब x का मान हमको पता है 2 है, मान 2 रख दीजिए। तो 3 गुणे 2 धन 2, और x का मान 2² धन 3 गुणे 2 धन 6, ये हो जाएगा 6 धन 2, और 2 का स्क्वायर 4 धन 6 धन 6, और ये हो जाएगा 8, और 10 6 16, और 8 6 48 के 8 हासिल लगा 4, 8 1 9 8 और 4 128 मतदाता, ये उत्तर हो जाएगा। 128 मतदाता कुल इस न्याय पंचायत में कुल कितने मतदाता हैं? तो कुल मतदाता 128 है, ठीक। अब यहाँ पे गुणा भी आप चाहें कर सकते हैं और बाद में x का मान रख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x × x² + 3x धन 6, और धन 3x का गुणा एक बार पूरे तीनों पदों में होगा, फिर 2 का गुणा x² + 3x + 6, ठीक। लेकिन इतना लंबा गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, सीधे x का मान रख दीजिए, x = 2, आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। वैल्यू ही मतदाताओं की संख्या ही निकालनी है।
करके करना क्या है। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। आज की क्लास में जो है हम यहाँ तक ही रखते हैं। अगली क्लास में जो है 127 प्रश्न दिए गए हैं, तो अगले क्लास में हम बाकी के प्रश्नों को कर लेंगे और आपका पूरा पवन सीरीज खत्म। ठीक है, तो आप समझ गए कि यहाँ पे जो आप बहुत ही लगन से लगे हुए हैं, लगातार जो है पवन सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपका पूरा हुआ। तो अगले क्लास में पूरा हो जाएगा, उसको भी करके खत्म करिए। और आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि यहाँ तक आप लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसने पीछे का प्रैक्टिस नहीं किया वो अब कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के प्रैक्टिस करिए। या अगर आप ऐप में पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐप में भी आपको पूरा जो है लाइन से सभी चीजें लगी हुई हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसी तरीके से लाभ उठा पाएं और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाएं। अब इस क्लास को लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, तो जरूर करिए, अधिक से अधिक करिए। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अस्तित्व एकेडमी नाम से हमारा ऐप है, उस ऐप का लिंक दिया गया है। वहां से आप ऐप में सेकंड सेमेस्टर में बहुत ही कम समय में और सभी पवन राजन सीरीज का पीडीएफ प्राप्त करते हुए, जो हमारे नोट्स हैं उसका पीडीएफ प्राप्त करते हुए, टेस्ट सीरीज देते हुए बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं कम समय में। और वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, आपको ना प्रचार देखने को मिलेगा, ना अन्य कोई फालतू वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जिससे जो है आप एक फोकस्ड पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो एक नाम मात्र के फीस से 499 रुपए से आपको पूरा जो है सेकंड सेमेस्टर अपना पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो जरूर इनरोल करिएगा। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।